नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट 1 आज हम लोग हल करने वाले हैं। पहला सवाल आपको इसमें दिया गया है, सोशल मीडिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा है। पहला क्या दिया गया है ऑप्शन, सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से संचार और अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है। दूसरा दिया है, सोशल मीडिया एक प्रकार की ईमेल सेवा है। तीसरा दिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का एक उदाहरण है। चौथा दिया है, एक्स सोशल मीडिया का एक उदाहरण मतलब ट्विटर। तो इसका जो इसमें पूछा कौन सा असत्य है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया एक प्रकार की ईमेल सेवा है, ये क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ईमेल सेवा सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सोशल मीडिया एक डिजिटल तकनीक है जो वर्चुअल नेटवर्क और समुदायों के माध्यम से टेक्स्ट और विजुअल सहित विचारों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता है, जैसे टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल अनुप्रयोगों के उदाहरण हैं। मतलब ये सब सारे क्या हैं, सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। तो ये सारे नाम आप ध्यान देना, इसमें से पूछा जा सकता है सवाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचार की पहचान करें। इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को परहेज करना। दूसरा दिया विकल्पों में से सभी। तीसरा दिया है अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना। चौथा दिया है दूसरों की निजता का सम्मान करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्पों में से सभी। ठीक, विकल्पों में से सभी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या इसकी। नेटिकेट को प्रायः इंटरनेट के लिए शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम नहीं है, लेकिन शिष्टाचार के अनुशंसित नियम है। इसका उपयोग अधिकतर इंटरनेट पर अज्ञात लोगों से निपटने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर आचरण के लिए निम्नलिखित सिफारिशें हैं जिनका ऑनलाइन संचार करते समय पालन करना चाहिए। पहला क्या दिया है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से परहेज करना। दूसरा है अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना। तीसरा दिया है दूसरों की निजता का सम्मान करना। चौथा क्या दिया गया है, दूसरों की गलतियों को माफ करना। इसलिए वहां पे विकल्प बी क्या था, सही था। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकरी। नौकरी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों हैं। नौकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिनका उपयोग लोग सामाजिक नेटवर्किंग, जानकारी साझा करने और व्यक्तिगत या व्यावसायिक कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी के क्या है, सारे तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बाकी लेकिन नौकरी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगला सवाल दिया, सोशल मीडिया हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सोशल मीडिया हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग क्या-क्या हैं? विषय वर्गीकरण और सर्च। दूसरा क्या है, ब्रांड और मार्केटिंग। तीसरा क्या है, सामग्री की पहुंच बढ़ाना। चौथा क्या है, आंदोलन और सामाजिक मुद्दे। पांचवा क्या है, मजेदार या अनोखे संदर्भ। छठा क्या है, चर्चा और ट्रेंडिंग विषय। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देना, आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल, अगला दिया है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट, स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ट्विटर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ट्विटर। इसके बारे में देख लेते हैं।
ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट, स्नैप के समान फीड्स की अवधारणा पेश की है। फीड्स में टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, लाइव प्रसारण या ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है और फीड्स के जरिए पोस्ट किए गए फोटोज या अन्य संदेश केवल 24 घंटे के लिए ही उपलब्ध रहते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताइए उत्तर क्या होगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। इसके बारे में देख लेते हैं। वही चीज दिया गया है पूरा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताओ। दिया गया है ट्विटर एक डॉट डॉट किस पे आधारित संचार मंच है? बताओ। ये क्या हो जाएगा? एसएमएस। ट्विटर क्या है? एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ट्विटर एक एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया, यूएस में हुई थी। इसके संस्थापक जैक डोर्सी, नो नोवाह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स थे। वर्तमान में इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। वर्तमान में इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है थ्रो बैक थर्सडे। थ्रो बैक थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा थ्रो बैक थर्सडे। इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यही चीज़ ध्यान देना था। ठीक है, 9 नंबर देख क्वेश्चन। अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर, सोशल मीडिया में कनेक्ट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? कनेक्ट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। कंटेंट क्यूरेशन का इनका हिंदी अर्थ होता है सामग्री का चयन या सामग्री संग्रहण। इसमें विभिन्न जानकारी या सामग्री को एकत्रित करना, उसे संलग्न करना और व्यवस्थित करना शामिल है ताकि वह लक्षित दर्शकों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक हो। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ क्या है? इसका जो प्राथमिक लाभ होता है वो क्या होता है? प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन को मापना। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रदर्शन को मापना एनालिटिक्स टूल्स आपकी सोशल मीडिया कैंपेन की प्रभावशीलता को मापने में मदद करता है, जिससे आप जान सकते हैं कि वह कौन से पोस्ट या विज्ञापन सबसे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है? फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? चेटी पीपल। चेटी पीपल इसके द्वारा, चेटी पीपल के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। ये दिया गया है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से चेटी पीपल के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्थान दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4। इसके बारे में देख लेते हैं। दिया गया 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट को दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान दिया गया है। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक माध्यम विपणन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए सब सामाजिक माध्यम या कह सकते हो सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शामिल होता है इसमें। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 दिया निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये क्या है? एक सर्च इंजन है। ये क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? कौन सी स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्नैपचैट। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्नैपचैट। इसके बारे में देख लेते हैं। वही इसमें दिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लिंक्डइन। लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। लिंक्डइन की शुरुआत 2002 में सह संस्थापक हॉफमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे ध्यान देना। किसके द्वारा? हॉफमैन के द्वारा की गई थी। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल दिया गया है। कौन सा नाम कर दिया गया है? मेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इस सवाल का सही उत्तर है मेटा। सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये एक छात्र थे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18। किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? मतलब किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। क्या हो जाएगा? ट्विटर। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 2006 में अपनी स्थापना के बाद सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने वर्तमान में 800 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइटों में से एक है। ट्विटर का लोगो 2010 में बर्ड के रूप में आया। वर्तमान में इस इसका लोगो क्या है? एक्स हो गया है। वर्तमान में इसका लोगो क्या हो गया है? एक्स हो गया है। 2010 में बर्ड के रूप में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 दिया है किसी दूसरे के
विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? बताओ। इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। इसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक चोरी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक। इसके बारे में देख लेते हैं। फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इसका नाम द फेसबुक था। 2005 में इसका नाम फेसबुक दिया गया। इसे वर्तमान में मेटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 21। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? इसका क्या है? फेसबुक वॉच। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। फेसबुक वॉच का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। फेसबुक पर शो देखने के लिए फेसबुक वॉच प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क सेवा वेबसाइट है, जिसे मार्क जुकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया था। अगला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है? कौन व्हाट्सएप का मालिक है? बताओ। 22 का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। इसके बारे में देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया। व्हाट्सएप एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सवाल। क्वेश्चन नंबर 23। 23 आपको दिया, निम्न में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बारे में देख लेते हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। ट्विटर पर अधिकतम 280 अक्षरों में ही कोई लेख पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है। अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24। बैन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? बताओ। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पिंटरेस्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। मेजाम्बिन नूह सिल्वरमैन एक अमेरिकी मीडिया कार्यकारी हैं। ये मनोरंजन उत्पादन कंपनी पिंटरेस्ट के सह सीईओ और अध्यक्ष हैं। 2007 से 2009 तक सिल्वरमैन ने एनबीसी एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल मीडिया स्टूडियो के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 दिया, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है, तो किसमें है? फेसबुक में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। दिया गया है, फेसबुक सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है। स्क्रैप बुक एक आसान टूल है जिसके जरिए फेसबुक पर अपने बच्चे के सभी फोटोज एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों और अपने पार्टनर के लिए स्क्रैप बुक बना सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। सोशल मीडिया से पेपर में एक सवाल आपका जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 दिया है, जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 27 में क्या कह रहा है? इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इंस्टाग्राम टेलीविजन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इंस्टाग्राम टेलीविजन। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपसे क्या कह रहा है? LIME किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट्स और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक।
इसके बारे में देख लेते हैं। LIME एक एकीकृत मोबाइल ऐप है जो डिजिटल और वित्तीय व्यवहारों के माध्यम से उच्च ग्राहक जुड़ाव सेवा प्रदान करता है। यह ऐप एक्सिस बैंक ने जारी किया था। किसने जारी किया था? एक्सिस बैंक ने जारी किया था यह ऐप। अगला क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है? पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 29 का उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 30। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉरपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? बताओ, कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सोशल मीडिया हायरिंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोशल मीडिया हायरिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। 31 दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिनेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिनेत्र। इसके बारे में देखते हैं। अपराधियों को पकड़ने और अपराध को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल अब व्यापक स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। त्रिनेत्र मोबाइल ऐप के माध्यम से यूपी पुलिस के पास अब 5 लाख अपराधियों का डाटा होगा, जिसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकग्निशन जैसी तमाम खूबियां हैं। इतने इतने बड़े डेटाबेस को तैयार करने के लिए राज्य की पुलिस, जेल विभाग और रेल सुरक्षा करने वाली राजकीय रेलवे पुलिस के रिकॉर्ड्स को समायोजित किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देना है आपको, पेपर में पूछा जा सकता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 32। 32 आपसे क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है? सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कोरा। क्या हो जाएगा? कोरा। ट्विटर, फेसबुक, वीबो एक सामाजिक सोशल मीडिया नेटवर्किंग सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन क्योरा एक अमेरिकी कंपनी है जो लोगों को किसी भी प्रश्न पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डॉट डॉट एक ऐसी शब्द जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अवतार। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतार। इसके बारे में देख लेते हैं। एवेटर या अवतार किसी फोरम, सामाजिक नेटवर्क या वीडियो गेम आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या आकृति होता है। ठीक है, चीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं, निम्न में से कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? एक सामाजिक माध्यम नहीं है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। सामाजिक माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें हम समाज के लोगों से जुड़ सकें और उनकी बातों को जान सकें तथा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। उदाहरण में कौन कौन से आ जाते हैं? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हैंग आउट, लिंक्डइन, और ये कुछ चीजें हैं जो सामाजिक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम लोगों से जुड़ते हैं। जबकि टीवी क्या है? एक सामाजिक माध्यम नहीं है। आगे देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 25। 35 दिया गया, निम्न में से कौन से सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? इसका जो सही उत्तर है स्काइप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्काइप। स्काइप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर वॉइस कॉल, चैट, वीडियो कॉल इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें यूजर्स इमेजेस और डॉक्यूमेंट या फाइल, वीडियो, टेक्स्ट आदि का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी अब वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने लगे हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया है आपको। अभी तक ब्रिटिश
भारत, ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों के इतिहास में कितनी बार धन विमुद्रीकरण लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना है। अभी तक ब्रिटिश तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास में 3 बार विमुद्रीकरण लागू किया गया है। पहली बार 1946 में 1000 रुपए तथा 10,000 रुपए की करेंसी नोट को प्रचलन से हटा दिया गया था। दूसरी बार 1978 में। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि पुराने नोटों को बंद करना और उसकी जगह पे नई मुद्रा का प्रचलन करना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं। भारत की नई मुद्रा था उनके विशेष लक्षण। 10 रुपए के नोट सूर्य मंदिर, 20 रुपए का नोट एलोरा की गुफाएं, 5 रुपए के नोट पे हम्पी की रथ, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव, 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप, 500 रुपए के नोट पे लाल किला था। ठीक, ये चीजें बनी हुई होती है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 363। निम्न में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 100 रुपए के नोट। इसमें इसको शामिल किया गया है, 100 रुपए के नोट को इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है। यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं है। इसे 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। रानी की वाव को 1063 ईस्वी में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। तो ये बातें आप ध्यान देना, पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल। अगला दिया, निम्न में से कौन सा स्वयं केंद्र सरकार के नजरिए से 2016 की विमुद्रीकरण का दोष था? विमुद्रीकरण का दोष था 2016 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार के लिए नए करेंसी नोटों की छपाई की लागत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार के नजरिए से वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के कारण भारत सरकार के लिए नई करेंसी नोटों की छपाई की लागत एक दोष के रूप में सामने आई। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी की श्रृंखला के सभी 500, 1000 रुपए नोटों को बैंकों के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। विमुद्रीकरण के कारण लंबे समय तक नकदी की कमी रही, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हो गया। विश्लेषकों के अनुसार विमुद्रीकरण का संपूर्ण प्रभाव नकारात्मक रहा तथा अर्थव्यवस्था से काला धन हटाने में असफल रहा। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा की क्या करती है? शुरुआत करती है। अगला सवाल। अगला सवाल दिया, भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1946 में। तो पहली बार भारत में नोटबंदी 12 जनवरी 1946 को हुई थी, जिसमें आरबीआई द्वारा 500 और 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाने का फैसला लिया गया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप बढ़ती कालाबाजारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। ठीक है, बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल। अगला सवाल दिया, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डॉलर खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। तो मुद्रा मूल्य, तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? मुद्रा मूल्य खो देती है। जब विमुद्रीकरण होता है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बचती है, ये बात ध्यान देना है आपको। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना मुद्रा मूल्य खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। यह तब होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में कोई परिवर्तन होता है, मुद्रा के वर्तमान स्वरूप या रूपों को प्रचलन से हटा दिया जाता है और अक्सर नए नोटों या सिक्कों में बदल दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये कौन थे उस समय? अरुण जेटली। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। अगला सवाल। अगला दिया, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
तो ऑप्शन नंबर बी, काले धन पर अंकुश लगाना। 2016 में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी की श्रृंखला के सभी 500, 1000 रुपए के नोटों को के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, जिसको कहते हैं हम नोटबंदी। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो क्या थी अंतिम तिथि? 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2016। क्या थी? 30 दिसंबर 2016। 2016 की नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई थी। इस निर्णय के तहत 500, 1000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, कालाधन और जाली मुद्रा के खिलाफ कार्यवाही करना था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? 4.90। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य 4.90 हो गया था। कितने ट्रिलियन? यहाँ पे ट्रिलियन की बात हो रही, ध्यान देना, 4.90 ट्रिलियन रुपए। ठीक है, अगला देखो, भारत सरकार में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डॉट डॉट पहल के साथ बढ़ाया गया। इसकी डिजिटल इंडिया, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला सवाल 72 नंबर दिया है, 300, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था विमुद्रीकरण का समर्थन। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा जब नोटबंदी लागू की गई थी, की घोषणा की गई थी, तो 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषणा कर दी गई थी। तो इस कदम का समर्थन करते हुए रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि काले धन और भ्रष्टाचार और जाली मुद्रा पर अंकुश लगेगा। अगला है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500, 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? 98.96% जो नोट हैं वो उसको आरबीआई को प्राप्त हुए थे। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को 98.96% 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तब 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से 13.71 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस आ गए थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 374, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका क्या हो जाएगा आंसर? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। तो जब 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर पूछा जाए तो कौन थे? ये कौन थे? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। 3 बार हुई तो तीनों बारों के डाटा इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। सीडी देशमुख आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। यह बात ध्यान देना, यदि प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, ये बात ध्यान देना है आपको। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? कौन थे? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला दिया है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नोटबंदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। विमुद्रीकरण को उपयुक्त में से नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। कोई भी मुद्रा होगी तो उसका कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है या मुद्रा बंद कर दी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? नोटबंदी या विमुद्रीकरण बोला जाता है। 377 नंबर देखो, 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये कौन थे? उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर बी। ये कौन थे? 24वें नंबर के थे। अगला सवाल, अगला दिया 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को बाहर चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 रुपए के नोट को इसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, 2016 में। और 2016 की नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 रुपए की करेंसी के नोट लॉन्च किए गए थे। इससे पहले 2 बार नोटबंदी हो चुकी थी, 1946 और 1978 में। अगला सवाल,
अगला दिया, भारत में तीसरी नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण हटा दिया गया था? कौन से नोट हटाए गए थे तीसरी नोटबंदी में? 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट हटा दिया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में तीसरी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नोटबंदी के दौरान 500, 1000 रुपए के नोटों को अर्थव्यवस्था के चलन से बाहर कर दिया गया था। वर्तमान में अभी भी 2000 रुपए के नोट जो चलन में थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। 23 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेते हुए कहा था कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें बदला भी जा सकता है। 2000 रुपए के नोट जारी करने पर रोक लगा दी गई। अगला सवाल है आपका, भारत में नोटबंदी वर्ष 1946-1978 में हुई थी। किस तिथि को तीसरी नोटबंदी हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी वो तीसरी नोटबंदी हुई थी। भारत में प्रथम नोटबंदी 1946 में, द्वितीय नोटबंदी 1978 में, तृतीय नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। अगला सवाल है आपका, कर प्रणाली के तहत अधोघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया? बताओ कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है स्वच्छ धन अभियान। कौन सा शुरू किया गया था? स्वच्छ धन अभियान। इसके बारे में देख लेते हैं। 31 जनवरी 2017 को आयकर विभाग ने कर प्रणाली के तहत अधोघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच करने के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन थे। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।